Assalamu alaikum. Today we are going to start Intermediate English. Sin Textbook Board Jamshoro for class 11. And here are the contents which we will discuss in this book. And here I am going to start chapter number 1 named Pakistan Zindabad. अब सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. द पाकिस्तान जिंदाबाद इज़ रिटन बाय जॉन वॉल्टन. सबसे पहली चीज़ तो कि ये इनके जो राइटर हैं वो हैं जॉन वॉल्टन. ये ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद ये एक डिटेल आपको करैक्टर के बारे में बताता है, कायदे आज़म के करैक्टर के बारे में. वो एक अज़ीम लीडर थे, उनकी क्या क्या खुसूसियात थी, उन्होंने कितनी जदोजहद की, हम जब जाके हमें हमारा मदरलैंड मिला. तो इस चैप्टर में जो दो बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक पोर्शन तो है जो कि हमारे एक बहुत ज़्यादा अज़ीम लीडर कायदे आज़म के बारे में और उनके पूरे जो स्ट्रगल उन्होंने की शुरू से लेके पाकिस्तान आज़ाद हुआ जब तक, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है पहले पोर्शन में. और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की और किस तरीके से चौधरी रहमत अली ने नाम दिया हमारी इस स्टेट को पाकिस्तान का. नाउ हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर. Karachi, August 7, 1947. A shining silver aircraft circled over the airport at Moripur and came smoothly into the land, watched by a vast, excited crowd. 7 अगस्त को 1947 में ये एक सिचुएशन बना दी गई है कि ये दिन आपको बता दिया है कि 7 अगस्त के दिन 1947 में एक शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट जो कि एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे इर्द गिर्द घूमता हुआ स्मूथली उसने लैंड किया. देन वहाँ से एक व्यू बताया गया है, एक एक्साइटेड क्राउड का व्यू कि जो देखना चाहती है, जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रही है लीडर का. एक ऐसा व्यू दे दिया गया है यहाँ पर. फर्स्ट टू स्टेप आउट of the airplane was a tall and very dignified elderly man wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, and every man pushed forward to welcome him, to get as close him as possible to see him clearly. जहाज़ से सबसे पहले निकलने वाले शख्स जो कि बहुत लंबे कद के, दराज कद के थे और जिन्होंने वेयर की हुई थी शेरवानी वाइट कलर की, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आए लोगों ने उन्हें एक वार्म वेलकम दिया और लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई अपने लीडर को देखकर. और उन लोगों ने फ़ौरन से कहना स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद. इस वर्ड के नारे लगना शुरू हो गए जैसे ही लोगों ने अज़ीम लीडर को देखा. और इस रश में, इतनी क्राउड में लोग एक दूसरे को धक्के दे के आगे आने की कोशिश कर रहे कि वो लीडर को देखना चाहते थे. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्हें वार्म वेलकम करना चाहते थे. तो उन लोगों में एक जज्बा था, खुशी थी जिसको वो एक्सप्रेस कर रहे थे. For here was their great leader, the Quaid-e-Azam, the originator and first Governor-General of their new country. Here, whom with them at last was leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. अज़ीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि इनके स्टेट के, मुल्क के बानी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. फिर आखिर लोगों के सामने वो रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान जीता था, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and the never ceasing cries of Pakistan Zindabad.
The कायद-ए-आज़म gave no sign of his feelings. जैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस क्राउड के बीच में से, वो क्राउड जो कि एयरपोर्ट से लेके सिटी तक फैला हुआ था, इतना ज़्यादा क्राउड, वहाँ से जब उनके बीच में से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि लोगों की आँखों में कितनी मोहब्बत है उनके लिए, और इसके अलावा कितनी खुशी है पाकिस्तान के आज़ाद होने की। वो ये सब देखते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी किसी भी फ़ीलिंग का कोई इज़हार नहीं किया। He rarely did so. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious, and even severe. कायद-ए-आज़म की शख्सियत की ये बात थी कि वो कोई भी ऐसा काम करें, मतलब जो बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र हो, लेकिन वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि वो एक अज़ीम लीडर थे, लेकिन इस चीज़ को वो उस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे जब वो लोगों में इस चीज़ का इजहार देख रहे थे, खुशी देख रहे थे। Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their new homelands. शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी फ़ीलिंग्स का और अपनी खुशी का इज़हार इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे, उन हज़ारों लोगों के बारे में जिन्होंने इस अज़ीम वतन को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी, जो कि रेलवेज़ पे, रोड्स पे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, बस इस कोशिश में कि वो अपने न्यू होमलैंड में पहुंच जाएं। There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he so rarely showed them. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखने वाले इंसान थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक लीडर थे, तो उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो खुश तो थे, मगर जो सख्त टाइम उनके ऊपर गुज़रा था और उन्होंने जितनी लोगों की कुर्बानियाँ देखी थी, तो उनके दिल में इस चीज़ का अफ़सोस था, वो इस चीज़ को लेकर बहुत गमज़दा थे, जिसकी वजह से वो अपनी खुशी का भी इज़हार नहीं कर पा रहे थे। Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Once he went to a balcony of the government house where he could see without being seen. As he looked down on the crowds still cheering in the streets outside, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern Qaid-e-Azam. कायद-ए-आज़म उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थे जो बहुत करीब करीब हमारे वतन के आज़ादी के बहुत करीब थे, और उन दिनों में उनकी जानें गईं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही वो गवर्नमेंट हाउस पहुँचे, उसकी बालकनी में जाके खड़े हुए, कुछ इस तरीके से खड़े हुए कि वो लोगों को देख सकते थे, लेकिन क्राउड जो है वो उन्हें नहीं देख सकता था। उन्होंने लोगों को देखा कि लोग गली में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वो एक जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो बस उनके दिल में जो खुशी थी वो फिर उनके होठों पे आई, और वो उस खुशी का इज़हार उन्होंने उस वक्त किया, जिससे ये पता चला कि कायद-ए-आज़म चाहे बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं बहुत, लेकिन फिर भी उनके दिल में आज़ादी की लहर है, आज़ादी की खुशी है। Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्ट्रगल कर कर के थक चुके थे और उनकी सेहत भी जवाब दे गई थी, लेकिन उनके दिल में एक बात की सेटिस्फेक्शन थी कि उनके बहुत बड़ा एक जो काम था वो हो चुका है, हमारे वतन को आज़ादी मिल चुकी है। By the force of his determination and leadership, a people who had once been a small defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest
of Muslim states and the fifth largest nation in the world. ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कायदे आज़म की डिटर्मिनेशन से, उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से लोगों को रातों रात एक ऐसी स्टेट मिल गई जिसमें वो अपनी अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकते हैं, और वो एक ऐसी कौम बन गए जिनके पास नज़रियात हैं. 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and great faith. A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens and equal citizens of one state. He was, of course, reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of God. वो लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि लोग अब अपने मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकते हैं. वो चाहें तो मंदिर जा सकते हैं, वो चाहें तो मस्जिद जा सकते हैं, उन्हें पूरी इजाज़त है अपनी इबादत करने की. वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या उनकी ज़ात कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक सिटीज़न्स हैं और इक्वल हैं. इस स्टेट में हम इक्वल हैं. कायदे आज़म ने ये बात लोगों को रियलाइज़ करवाई, और उन्होंने इस रियलाइजेशन में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को याद दिलाया कि सब आदमी, सब लोग इक्वल हैं अल्लाह की नज़र में. ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में सब कुछ डिस्कस किया गया था. Here I'm going to start the second part of the chapter. It was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into two nations. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and the North-West. The Indian newspapers called this the Pakistan Resolution. लाहौर में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग, जो कि एक मुस्लिम्स की बनाई हुई पार्टी थी, जिन्होंने एक फ़ैसला ये किया कि इंडिया को टूट जाना चाहिए, स्प्लिट हो जाना चाहिए दो नेशंस में, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग नेशंस हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं. ये एग्री हुए एक फ़ैसले पे, और इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि अब हम लोग इंडियंस को कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाने देंगे कि हमारा इस अलग नेशन की बात या इस अलग नेशन का फ़ैसला कामयाब ना हो सके. और इन लोगों की इस फ़ैसले की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि वो पार्ट्स इंडिया के जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं वो एक अलग नेशन हो जाना चाहिए. और वो पार्ट्स थे जैसे कि ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट. अब इस चीज़ को इंडियन न्यूज़पेपर ने नाम दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन का. इस चेंज को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया. Here I'm going to start the second part of the chapter. It was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into two nations. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and the North-West. The Indian newspapers called this the Pakistan Resolution. लाहौर में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग, जो कि एक मुस्लिम्स की बनाई हुई पार्टी थी, जिन्होंने एक फ़ैसला ये किया कि इंडिया को टूट जाना चाहिए, स्प्लिट हो जाना चाहिए दो नेशंस में, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग नेशंस हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं.
ये एग्री हुए एक फ़ैसले पे और इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि अब हम लोग इंडियंस को कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाने देंगे कि हमारा इस अलग नेशन की बात या इस अलग नेशन का फ़ैसला कामयाब ना हो सके। और इन लोगों की इस फ़ैसले की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि वो पार्ट्स इंडिया के जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं वो एक अलग नेशन हो जाना चाहिए। और वो पार्ट्स थे जैसे कि ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट। अब इस चीज़ को इंडियन न्यूज़पेपर ने नाम दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन का। इस चेंज को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। The name Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea Pakistan. He wrote is both a Persian and an Urdu word. It is composed of letters taken from all our homelands, Indian and Asian, that is Punjab, Afghania, Northwest Frontier Province, Kashmir, Iran, Sindh, including Kutch and Kathiawar, Tukharistan, Afghanistan and Balochistan. It means the land of the parks, the spiritually pure and clean. अब जो नाम है पाकिस्तान का, ये जो नाम है ये टाइटल दिया गया 1933 में, और जिन्होंने ये टाइटल दिया उनका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली बेसिकली एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी लड़ने में, अपने आइडिया को मनवाने में। उन्होंने जो वर्ड पाकिस्तान दिया है ये वर्ड दोनों का मिक्सचर है, पर्शियन का भी और उर्दू का भी। और इसके जो लेटर्स हैं पाकिस्तान के PAKISTAN, ये लेटर्स कंपोज हुए हैं होमलैंड्स के इंडिया और एशिया, इन दोनों के जो नाम हैं इनसे रिलेटेड है। मतलब इसमें पंजाब का लेटर भी है, अफ़गान का भी है, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, सिंध, कश्मीर। इट मीन्स कि ये जो ज़मीन है, मतलब इसको जो नाम दिया है पाकिस्तान, तो उन्होंने इस नाम के थ्रू ये बात शो करवाई है कि ये जो लैंड है पाकिस्तान, ये जो हमारी नेशन है, ये स्पिरिचुअली प्योर है और क्लीन है, मतलब पाक साफ़ है बिल्कुल। Think 100 times before you take the decision, Jinnah told the League at Lahore. But once the decision is taken, stand by it as one man. It was just because the Muslims did stand by their decision that the Qaid was right when he declared, "No power on earth can prevent Pakistan." कायदे आज़म के ये कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं कि डिसीजन लेने से पहले, मतलब कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आप उस फ़ैसले के ऊपर बहुत बार सोचो, मतलब तकरीबन 100 बार सोचो उस फ़ैसला लेने के। और जब आप इतना सोचने के बाद कोई चीज़, किसी चीज़ पे फ़ैसला ले रहे हो, तो फिर उस चीज़ पे बिल्कुल डट के खड़े हो जाओ उस फ़ैसले पे, और उसमें कामयाब होकर दिखाओ। और अपने डिसीजन पे इस तरीके से डट जाओ कि कहा जाता है कि मुसलमानों की बिल्कुल एक ज़बान होती है। और कायदे आज़म ने बिल्कुल इस तरीके से इस बात को प्रूव भी किया कि उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि मैं एक अलग नेशन बनाऊंगा मुसलमानों को, और इस फ़ैसले पर वो डट गए, उन्होंने मेहनत की और वो पीछे नहीं हटे। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी स्ट्रगल उन्हें करनी पड़ी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो फ़ैसला लिया था उस पर कायम रहे। और फिर अपनी जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपने इन वर्ड्स को साबित किया कि किसी भी फ़ैसले पर जब आप डट जाते हो तो फिर उसमें कामयाब होना आपका काम होता है, और फिर आप उसमें जब डट जाओगे तो फिर आप कामयाब भी होते हो। Congress leaders spent most of the Second World War in the prison on account of their mass civil disobedience plan against India's declaration of war. During this time, Jinnah won over almost all the Muslims. When he was not traveling from place to place, speaking to huge meetings, he spent all his time at his desk writing to Muslim League workers in all parts of India.
कांग्रेस लीडर्स मींस के कांग्रेस जो है वो एक अलग पार्टी है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग जिसमें ऑलमोस्ट मुस्लिम लीडर्स थे, कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी थी जहाँ पर लीडर्स तकरीबन इंडियन थे और हिंदूज़ थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्हें सिविल डिसोबीडियंस की वजह से ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा था जेल में, जिसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सारे लीडर्स को इकट्ठा किया और वो काफ़ी टाइम तक इस पर वर्क करते रहे। वो जगह जगह जाते और मीटिंग्स करते। He even found time to start a newspaper which is called Dawn. As most newspapers in India were owned by the British or the Hindus, the Muslims welcomed a paper of their own. इतनी ज़्यादा मसरूफियात में भी उन्होंने इस चीज़ के लिए टाइम निकाला कि उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया डॉन न्यूज़पेपर का। और न्यूज़पेपर्स जितने भी इंडिया में थे उस वक्त तक, मतलब डॉन न्यूज़पेपर आने से पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स थे इंडिया में, वो तकरीबन सब ब्रिटिश की और हिंदूज़ के थे। मतलब मुस्लिम्स का ऐसा ख़ास कोई वर्क नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया और उसको नाम दिया डॉन न्यूज़पेपर का। Throughout the war years, he was a very sick man, but he refused to take his doctor's advice to take rest. I have work to do, he would always say. इन आज़ादी के सालों में वो बहुत बीमार भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस को भी नहीं माना। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो रेस्ट करें, उन्हें रेस्ट की नीड है, आराम की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर की भी इस बात को उन्होंने रद्द कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। और उनके जो वर्ड्स थे वो ये थे कि मुझे अभी काम करना है। और डॉक्टर की हर बार एडवाइस के बाद भी उनके यही वर्ड्स रहते थे। गांधी एंड जिन्ना met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be 2 nations, not 1. गांधी और जिन्ना तकरीबन 3 हफ़्तों तक के लिए मिलते रहे। उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहस हुई, बातचीत हुई और फिर एक लास्ट एग्रीमेंट हुआ जिन्ना ने, जिसमें कहा कि इंडिया 2 नेशन में डिवाइड होना चाहिए, एक में नहीं, क्योंकि मुस्लिम और हिंदूज़ दोनों अलग अलग नज़रियात रखते हैं। गांधी रिप्लाइड दैट दिस वुड मीन ruin for all India. There would be no agreement between 2 men so different. Jinnah was as usual very severe and firm. Faultlessly dressed, Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor. गांधी ने उनकी इस बात पर रिप्लाई किया, उस बात को एक तरह से इनडायरेक्टली रिफ्यूज़ किया। वो जिन्ना के इस नज़रिए को गलत समझ रहे थे और उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट से भी इनकार कर दिया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि अपने एक डिसीजन पे बिल्कुल डट गए थे। अब यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज़ का ज़िक्र होता है अगर, तो गांधी की पर्सनालिटी को कुछ इस तरीके से बताया हुआ है कि उन्होंने धोती वेयर की हुई थी, जबकि कायद-ए-आज़म उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी। The one was a Muslim first and last, the other a Hindu to his fingertips. Jinnah might have said then what he once said of the Hindus and Muslims. We are different creatures. There is nothing in life that join us together. एक तरफ एक हिंदू लीडर और दूसरी तरफ एक मुस्लिम लीडर। गांधी ने इस बात को कुछ इस तरीके से कहा कि हम लोग बिल्कुल डिफरेंट क्रिएचर्स हैं और हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी सेम नहीं है और कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जो हमें मिला कर रखे या हमें एक बनाए, हमें एक नेशन बनाए। हम लोग तो इंटायरली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आफ्टर द वॉर केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट when several more meetings and discussions had failed to bring about agreement.
आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद एक फ़ाइनल सेटलमेंट पे पहुँचे। बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा ख़ास एग्रीमेंट नहीं बन सका। Britain declared that she was going to give full settled government to the people of India and leave the country by June 1948. ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस बात का यकीन दिलाया कि लोगों को एक फुल सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी, मतलब सब लोगों के लिए, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं सबके लिए। Lord Mountbatten was sent to India as the last viceroy with orders to find a way of handing over the government. This was in March 1947, but already the country was on the verge of civil war. The government was divided and powerless, and the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. एक लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया पहुंचा। वाइसरॉय जो है वो बेसिकली एक ऐसा रूलर होता है जो कि एक बड़े किंग या क्वीन ने भेजा होता है ताकि वो गवर्नमेंट पे रूल कर सके। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसको सारी जितनी भी चीज़ें हैं, पावर है गवर्नमेंट की, वो हैंड ओवर की गई। अब मार्च 1947 में कंट्री जो है वो सिविल वॉर की कंडीशन में था। गवर्नमेंट पूरी तरह से टूट चुकी थी और पावरलेस हो चुकी थी, कोई पावर नहीं थी, और ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे खुद को और एक हद तक गुस्सा भी थे। ऐसी कंट्री पे जहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लोग उनकी हुकूमत नहीं चाहते थे। Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states, and at once he announced that the British would leave by August 15, 1947, and hand over their powers to the new states of Pakistan and India. माउंटबेटन जो है उसने क्विकली इस बात का फ़ैसला लिया कि इंडिया जो है उसको डिवाइड हो जाना चाहिए दो स्टेट्स में, क्योंकि कुछ हालात इस तरीके से हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे कि माउंटबेटन ने ये फ़ैसला लिया क्विकली और इंडिया को दो स्टेट्स में डिवाइड करने का फ़ैसला किया और अनाउंस किया कि ब्रिटिश जो हैं वो अगस्त 15, 1947 में कम्प्लीटली छोड़ देंगे इंडिया को और वो हैंड ओवर कर देंगे सारी पावर्स को दो स्टेट्स को, पाकिस्तान को और इंडिया को। The provinces that the Muslims claimed must decide at once whether they wished to join Pakistan or India. There must be no more delay. Congress and the Muslim League both agreed to these plans. For Jinnah, it was a great victory. फिर बात कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई कि वो प्रोविंसेस जो कि मुस्लिम्स क्लेम्ड कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि और वो चाहते हैं दिल से कि वो प्रोविंस उनकी कंट्री में आ जाए, तो उस हिसाब से इन लोगों का पार्टीशन हो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात को मान गई और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसके कहने के मुताबिक अब दो स्टेट्स बनने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। अगर बात की जाए हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी जीत थी। सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, Sylhet and East Bengal were included in Pakistan. अब सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये सब प्रोविंस जो हैं वो इंक्लूड हुए पाकिस्तान की स्टेट में। दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट दैन द लीग हैड आस्क्ड फॉर। ये एक तरह से एक छोटी स्टेट बन रही थी, जबकि मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ी स्टेट का दावा किया था, लेकिन इन प्रोविंस को मिलाकर एक छोटी स्टेट बन रही थी। Some 40 million Muslims were left in India, but now at last it could be said
that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. कुछ 40 मिलियन मुस्लिम्स जो हैं वो उन्हें इंडिया में ही रहना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इतनी बड़ी स्टेट तो नहीं बन पाई, लेकिन एक इंडिपेंडेंट मुल्क ज़रूर बन गया, लेकिन इतनी बड़ी स्टेट नहीं बन पाई, तो बहुत सारे मुसलमानों को इंडिया में ही रहना पड़ा। लेकिन जो रिमेनिंग मुसलमान थे, कम से कम उन्हें इस चीज़ का नाम मिल गया कि हमारे पास एक अलग स्टेट है, हमारे पास एक अलग मुल्क है, हमारा एक अलग वतन है। The Qaid led his people through the terrible first year of their history. When the country was divided, millions of people crossed the new borders of the state. 6.5 million Muslims leaving India and 5.5 million Hindus leaving Pakistan. आज़ादी के बाद जो पहला साल था वो बहुत सारी मुश्किलात लाया था, क्योंकि जब जितने भी मुसलमान थे इंडियन स्टेट में वो बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे थे, और जितने भी इंडियन पीपल्स थे वो बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। और इन्हीं मुश्किलात के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. और यही कुछ बेघर लोग और लोगों की कुर्बानियाँ ये मोहम्मद अली जिन्ना के आंसुओं का सबब बने, क्योंकि उन्होंने एक अलग स्टेट तो हासिल कर ली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ थी, तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस था उन लोगों के लिए कि वो अपनी इस न्यू स्टेट को नहीं देख पाए। Once more, angry crowds murdered and stole and burned. About 500,000 Muslims were killed or carried away as prisoners. All his killing and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. He begged for peace and friendship with his former enemies. Some nations have killed millions of each other, he once said, and yet an enemy of today is friend of tomorrow. लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था जो इस चीज़ को नहीं चाहते थे, तो बहुत सारे हिंदूज़ ने मुसलमानों को जलाया, ज़िंदा जला दिया, उन पे तशद्दुद किया, उन पे बहुत सारे जुल्म किए, लोगों को मार दिया, उनका सामान लूट लिया। इस वजह से जिन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को कैदी भी बना लिया गया था। जिन्ना जो कि चाहते थे कि बहुत सुकून रहे, पुरअमन रहे, और वो पीस लवर थे, वो लोगों के आगे बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूर थे, लेकिन इन सब चीज़ों ने उन्हें बहुत ज़्यादा गमज़दा किया हुआ था। जिन्ना ने बाकी सारी नेशंस से बहुत सी बार ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लोगों की वजह से, अपने ही लोगों की वजह से, ताकि वो बच जाएं, जो कैदी हैं वो आज़ाद हो जाएं। उनके जो कुछ वर्ड्स थे वो ये थे कि आज जो आपका दुश्मन है वो कल को आपका दोस्त भी हो सकता है, और इस तरीके से कि आज जो आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी हो सकता है। मीन्स दिस सेंटेंस इज़ वाइस वर्सा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीस लवर थे, उन्हें पुरसुकून और एक पुरअमन मुल्क चाहिए था। The Qaid was over 70, worn out with his lifetime of struggle and by his growing illness. The last year of his life was made sad by the fate of Kashmir, the key in Pakistan. The news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan. अब कायद-ए-आज़म की जो एज है वो ओवर 70 हो गई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की, और इस स्ट्रगल के साथ जो उनकी बीमारियां थीं वो भी साथ साथ बढ़ने लगीं, और लास्ट जो कुछ उनकी ज़िंदगी के साल थे वो इस दुख और तकलीफ़ में गुज़र गए कि जो कश्मीर है, जो कि एक पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जिस पे हिंदू महाराजा ने कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान से छीन लिया है, छीनने की कोशिश की है, इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था।
The nation to which they certainly wanted to belong was a fearful blow to him, but by now he was too weak and too tired to fight any more. A dying man, once again he flew to Karachi, but his time there were no crowds to greet him. He had always kept the news of his illness to himself. That night he left his people, and they buried him in the heart of the city where he was born, in the heart of the nation he had made. कायद-ए-आज़म कश्मीर के इशू पे बहुत ज़्यादा परेशान तो थे, लेकिन अब वो बहुत थक चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की थी। तो अब उनमें मज़ीद हिम्मत नहीं थी, एक तो उनकी बीमारी की वजह से, और दूसरी बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की कि अब उनके पास वो बिल्कुल ढल चुके थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और मज़ीद लड़ सकें। फिर उन्होंने अपनी डेथ से पहले वो दोबारा कराची रवाना हुए। वो कराची गए, वहाँ पर इस बार जब वो गए तो कोई ऐसा क्राउड नहीं था उनके वेलकम के लिए। वो अपनी बीमारी की जो बात थी वो अपने दिल में रखते थे, वो किसी से शेयर नहीं करते थे, बस वो अपनी हद तक महदूद रखते थे। और जब वो कराची पहुँचे तो उस रात उन्होंने लोगों को यहाँ छोड़ दिया और उनकी डेथ हो गई। और फिर उन्होंने रुखसत होते होते इस दुनिया से लोगों के दिलों में अपने लिए बहुत ज़्यादा एक आला मकाम बना लिया, लोगों के दिलों में जगह बना ली, और वो उसी जगह पर दफनाए गए जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, मींस कराची में। आज भी कराची में कायद-ए-आज़म का मज़ार है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद।